नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग और द्वितीय सर्ग का 31वां श्लोक आज पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। पहले 31वें श्लोक का हम वाचन करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार वाचन करते हैं और फिर उसके बाद शब्दार्थ, पद, पदादि विभक्तियां, व्याख्या के बाद में समझते हैं। श्लोक आपके सम्मुख बोर्ड में लिखा हुआ है। वामे तरस्तस्य करः प्रहर्तुर्नखः प्रभाभूषितकङ्कपत्रे शक्ताङ्गुलिः शायकपुङ्ख एव शक्ताङ्गुलिः शायकपुङ्ख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे। एक बार हम पुनः वाचनम वयं कुर्मः। वामे तरस्तस्य करः प्रहर्तुर् वामे तरस्तस्य करः प्रहर्तुर् नखः प्रभाभूषितकङ्कपत्रे नखः प्रभाभूषितकङ्कपत्रे शक्ताङ्गुलिः शायकपुङ्ख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे। पुनः एक बार हम वाचन। वामे तरस्तस्य करः प्रहर्तुर् नखः प्रभाभूषितकङ्कपत्रे शक्ताङ्गुलिः शायकपुङ्ख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे। मैं अपने अध्यापन में ये जरूर बताता हूँ कि संस्कृत के श्लोकों का सही प्रकार से वाचन करना, अध्ययन करना है, जानना है, उनका भावार्थ समझना है, संस्कृत पढ़ना जानना है तो मूल ग्रंथों का अध्ययन, मूल ग्रंथों का वाचन आवश्यक है, मूल ग्रंथों का पारायण आवश्यक है। जैसे ये श्लोक हमने रघुवंश द्वितीय सर्ग के 31वां श्लोक हमने लिया है, तो इस श्लोक का बार बार वाचन करना विद्यार्थी के लिए बहुत ही लाभकर है। इस श्लोक के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, व्याख्या समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अन्वय हम करें। अन्वय करने के लिए हमें जरूरी है शब्द का ज्ञान होना चाहिए। शब्द किस विभक्ति का है, किस वचन का है, पद जब तक हमें ज्ञात नहीं होंगे, संस्कृत के पद जब तक हमें ज्ञात नहीं होंगे,
हम संस्कृत के पदों का अर्थ नहीं लगा सकते और ना अन्वय बैठा सकते हैं। इसलिए शब्दार्थों का ज्ञान हमें बहुत आवश्यक है। देखिए यहाँ पर अन्वय के अनुसार हम एक एक शब्द का शब्दार्थ जानने की कोशिश करते हैं और उसी के अनुसार व्याख्या समझते हैं। वामे तरह तस्य करह प्रहर्तुर, वामे तरह, वाम धन इतरह, वाम बाया, इतर माने दूसरा, बाएं से दूसरा यानी दाहिना, वामे तरह माने दाहिना, तस्य माने उस राजा का, दिलीप का, राजा दिलीप की चर्चा हो रही है, राजा दिलीप की चर्चा है यहाँ पे। करह माने हाथ, प्रहर्तु, प्रहर्तु शब्द का तात्पर्य प्रहार करने वाले, तस्य प्रहर्तु तस्य, प्रहार करने वाले उस राजा दिलीप का, नख प्रभा भूषित कंक पत्र, नख माने नाखून, प्रभा माने कांति चमक, नाखूनों की कांति से, नाखूनों की चमक से, नखों की चमक से विभूषित हुए कंक पत्रे, कंक एक पक्षी विशेष का नाम है, पंखी, कंक पक्षी विशेष के पंखों वाले। ये आगे देखते हैं, शक्तांगुली, जिसके हाथ की उंगली चिपक गई है, शक्त माने चिपक जाना, आसक्त, चिपक गई उंगली, सायक पुंख, सायक माने बाण, पुंख माने मूल प्रदेश, एवं माने ही, जिसके मूल प्रदेश में उंगली चिपक गई है, ऐसे चित्रार्पितारंभा, चित्र में लिखित, चित्र में बने हुए, बाण चलाने का उद्योग करने वाले के समान, इव माने समान, अवतस्थे माने स्थिर हो गया। ये तो एक एक करके हमने पद का शब्दार्थ बताया। अब अन्वय पूर्वक देखते हैं किस पद का क्या अर्थ है और किस पद का क्या विशेषण है। विशेषण पूर्वक अन्वय ग्रहण करते हैं। प्रहर्तु तस्य, प्रहार करने वाले उस राजा दिलीप का। राजा दिलीप किस पर प्रहार कर रहा है? गो सेवा की अवधि में सिंह उसकी गाय पर, नंदिनी गाय पर प्रहार करता है, आक्रमण कर देता है। नंदिनी गाय की रक्षा के लिए राजा दिलीप अपने धनुष को तानते हैं, धनुष तानते हैं, किंतु उनकी जो हाथ की उंगलियां हैं वो धनुष की पूंछ में, यहाँ पे पूंछ में ही चिपक जाती हैं। और राजा दिलीप ऐसे चित्र के समान, जैसे चित्र में बना हुआ कोई योद्धा बाण चढ़ाए हुए खड़ा है, इस तरह खड़े रह जाते हैं। तो सिंह पर प्रहार करने वाले उस राजा दिलीप का, सिंह पर प्रहार करने वाले उस राजा दिलीप का दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, सिंह पर प्रहार करने वाले, प्रहर्तु तस्य, प्रहार करने वाले उस राजा दिलीप का वामे तरह करह, दाहिना हाथ, वामे तरह, वाम धन तरह, वामे तरह, दाहिना हाथ, नख प्रभा भूषित कंक पत्रे, ये विशेषण है। नख प्रभा भूषित कंक पत्रे विशेषण है, और ये विशेषण है सायक पुंख का, सायक पुंख का विशेषण है। सायक माने बाण, पुंख माने मूल प्रदेश, यानी बाण का जो पूंछ है, बाण का जो जड़ है, बाण का जो मूल प्रदेश है, बाण के मूल प्रदेश में बाण कैसा है, बाण का मूल प्रदेश कैसा है? नख प्रभा भूषित कंक पत्रे,
नखों की प्रभा माने कांति से विभूषित कंक पक्षी विशेष के पंख वाले बाण के मूल प्रदेश में। एक बार फिर जानिए, शायक पुंखे का विशेषण है नख प्रभा भूषित कंक पत्र। ये विशेषण है, ये विशेषण है, नख प्रभा भूषित कंक पत्र विशेषण है। इसका विशेषण है शायक पुंख का। बाण, बाण कैसा है, बाण का मूल प्रदेश कैसा है? बाण का मूल प्रदेश है नखों की कांति से विभूषित चमकदार पंखों वाले कंक विशेष पक्षी विशेष के पंखों के समान, पंखों जैसे बाण, बाण में ही सप्तमी विभक्ति है। कंक पत्रे पुंखे, बाण में ही सक्तांगुली, चिपकी होकर, चिपकी अंगुली वाला होकर के, जिसकी उंगलियां चिपक गई हैं बाण के मूल प्रदेश में, ऐसे चित्र में अंकित बाण चलाने का प्रयास करने वाले के समान उस राजा दिलीप की दोनों उंगलियां, हाथ की उंगलियां स्थिर हो गई, रुक गई, और राजा का चित्र ऐसे रहा जैसे वो एक ऐसे धनुर्धर के समान दिखाई दे रहा है जैसे किसी चित्र में कोई धनुष पर तीर या बाण चढ़ाए हुए कोई योद्धा खड़ा हुआ। मित्राणि, एक संस्कृत भाषायाम अपि जानीमः, न केवलं हिंदी भाषायाम अस्य अन्वयः भवेत्, न केवलं हिंदी भाषायाः अस्य श्लोकस्य व्याख्या भवेत्, अपितु संस्कृत भाषायाम् अपि व्याख्यां वयं जानीमः। वामेतरः तस्य करः प्रहर्तुर्नखा प्रभाभूषित कंकपत्रे सक्तांगुलिः शायक पुंख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे। अन्वय विशेषेण अन्वय पूर्वकं वयम् अस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्यामपि जानीमः। प्रहर्तुः तस्य प्रहर्तुः राज्ञः, प्रहार पुरवाणस्य राज्ञः राजा दिलीपस्य वामेतरः दक्षिणहस्तः, वामेतरः करः दक्षिणहस्तः, नख प्रभाभूषित कंकपत्रे, नख प्रभाभि नख कांतिभि विभूषित भूषितानि विभूषितानि शोभितानि कंकपत्रे कंक पक्षी विशेषस्य पत्राणि यस्मिन् तस्मिन् शायक पुंखे, शायक बाणस्य मूल प्रदेशे एव, बाणस्य शायकस्य मूल प्रदेशे एव सक्तांगुलिः, सक्ता अंगुली यस्य सः तस्य तादृशः करः चित्रार्पितारम्भः, चित्रे अंकितः, चित्रितमिव, चित्रे भावचित्रे अंकितं चित्रम् इव यथा कश्चन धनुर्धरः हस्ते धनुषस्योपरि स्थापयित्वा चित्रसदृशः स्थितः स्यात्, तथैव राजा दिलीपस्य हस्तः अपि सक्तांगुलिः अभवत्। अतएव अत्र अस्य तात्पर्यमस्ति यत् राजा दिलीपः सिंहस्य उपरि प्रहारं करोति, किन्तु तस्य उंगलिः, तस्य हस्तः बाणस्य मूल प्रदेशे एव स्थितः भवति। सः
सिंहस्य उपरि बाणचालने असमर्थः भवति इति। नमो नमः।